हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लेकिन समझ में नहीं आता कि आप लोगों को आ भी रही कि नहीं आ रही है, क्योंकि आप लोगों का कोई कमेंट तो आता नहीं है, तो इससे पता ही नहीं चलता कि आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। आप लोग कुछ शेयर करते नहीं हैं तो पता नहीं चलता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करें, अगर प्रॉब्लम ना भी हो तो भी कुछ कहें ताकि हमें भी अच्छा लगे। ऐसा लगता है जैसे आप लोग क्लास देखते ही नहीं है, बिल्कुल एकदम गायब। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, हमें भी लगे कि हाँ हमारे बच्चे हमारे क्लास का वेट करते हैं। क्योंकि जब भी हम कभी कहीं जो है टाइम नहीं दे पाते तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे वेट कर रहे होंगे क्लास का, और अगर मैं नहीं पहुंचूंगी तो उनको मायूसी होगी। लेकिन पता नहीं आप लोग वेट करते भी हैं कि नहीं करते हैं। चलिए जो भी है अच्छा ही है। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का जो क्लास है, आज हम तुगलक वंश को पढ़ रहे हैं। एक नया वंश, हमने गुलाम वंश को पढ़ा, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश को पढ़ा, और खिलजी वंश के बाद अब तुगलक वंश को पढ़ने जा रहे हैं। बहुत तेज़ी से सारी चीज़ें कवर की जा रही हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे आप लोगों तक पहुँचे, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आजकल एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा हैं और तैयारियाँ भी खूब जोरों पे हैं। मेहनत कीजिए और ताकि बढ़िया हो, सब कुछ अच्छा हो, आप लोग कुछ बेहतर कर पाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज का जो पहला हेडिंग है ये है गयासुद्दीन तुगलक, और इनका जो शासनकाल है 1320 से 1325 है। और ओवरऑल जो तुगलक वंश है इसका शासनकाल सबसे ज़्यादा है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो तुगलक वंश है इन्होंने लगभग 94 वर्षों तक शासन किया है। जो पूरे सल्तनत काल में 5 वंशों ने शासन किया है, उनमें सबसे ज़्यादा जो शासन करने वाले हैं वो तुगलक ही हैं। और तुगलक में जो सबसे ज़्यादा शासन करते हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक शासन करते हैं। इनका शासनकाल लगभग आप देखेंगे 25 से 26 वर्ष का है। लेकिन हम आज गयासुद्दीन तुगलक से शुरुआत करेंगे। इन्हें ही तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। और इनके बारे में पिछले के क्लास में हमने देखा भी था कि ये कौन है। ये आपको पता है कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इनके मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र हैं मुबारक शाह खिलजी वो शासक बनते हैं। और उन्हीं के शासनकाल में और उसके पहले से ही मतलब ये वर्क कर रहे थे खिलजी साम्राज्य में। और कहीं कहीं ऐसा मिलता है कि बलबन के शासनकाल में भी थे, और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अच्छे पद पे थे, और मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में ये और भी बेहतर स्थिति में आ गए थे। लेकिन मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके जब खुसरो शाह शासक बन जाते हैं तो ये चीज़ इन्हें अच्छा नहीं लगता, और इन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया और दिल्ली पर आक्रमण करके जो खुसरो शाह हैं उनकी हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद इन्होंने ऐसा सोचा कि जो बचे हुए लोग हैं, या अगर कोई युवराज जो है वो बचा हुआ है खिलजी वंश में तो वो राजा बन जाए। ये राजा बनना नहीं चाहते थे। तो ये भी जो है क्वेश्चन बनता है कि कौन सा व्यक्ति है जो सबके सर्वसम्मति से राजा बना था, या जिसमें लोगों ने खुद उन्हें राजा बनने के लिए न्योता दिया था, तो वो गयासुद्दीन तुगलक हैं। इनके बारे में जो वर्णी है वो लिखते हैं कि जो सरदार हैं उन्होंने इनका हाथ पकड़ करके खुद इनको सिंहासन पर बैठाया। सारे सरदारों का मत था कि ये राजा बने, और ये योग्य भी थे। उस समय के सरदारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, और इन्हें लोगों ने राजा बनने के लिए रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की, और इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की और तुगलक का इन्होंने टाइटल धारण किया। ऐसा माना जाता है कि इनके अंदर 2 वंशजों का खून था। इनकी माता जो थी वो जाट थी, और इनके पिता जो थे तुर्क थे, और वो जो है भारत आए थे, और यहीं पर इनकी माता से शादी हुआ और इनका जन्म हुआ। तो इनके अंदर 2 वंशजों का जो है खून है। एक तो जाटों का जो धैर्य है और उदारता है, और दूसरा जो तुर्कों का तेज तर्राक होना या एनर्जेटिक होना, वो दोनों गुण इनके अंदर पाया जाता है। वर्णी यहाँ तक कहते हैं कि ये अपने सर में या अपने पगड़ी के नीचे बहुत सारे पंडितों का दिमाग रखते थे, यानी कि ये बहुत ही विद्वान हैं। और कुछ विद्वानों ने ऐसा लिखा है कि इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कोई ऐसा काम किया ही नहीं जो एक सुल्तान को नहीं करना चाहिए। यानी कि इतना ज़्यादा इनकी तारीफ़ करते हैं उस समय के इतिहासकार कि जिससे लगता है कि वाकई में ये योग्य रहे होंगे, या इन्होंने ऐसा वर्क किया होगा जो इतनी तारीफ़ें इनकी होती हैं। इनके जो है शासनकाल से संबंधित एक और भी आप देखेंगे सूफी संत हैं निज़ामुद्दीन औलिया। इनसे पता नहीं इनका क्यों नहीं बनता था। ऐसा माना जाता है कि जो निज़ामुद्दीन औलिया हैं उनको जो खुसरो खां हैं उन्होंने कुछ जागीरें दी थी, और जिससे अच्छा खासा इनकम उनको प्राप्त होता था। लेकिन जो गयासुद्दीन तुगलक हैं ये कहते हैं कि आप उन जागीरों से जो पैसा प्राप्त किए हैं या जो आपको अनुदान के रूप में मिला है आप उसे वापस कीजिए।
लेकिन जो औलिया हैं ये करने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से जो राजा हैं और औलिया के बीच में मनमुटाव शुरू हो जाता है। और जिस समय ये बंगाल में अभियान कर रहे थे, जो कि इनके जीवन का लगभग अंतिम महत्वपूर्ण अभियान माना जाता है, तो वहाँ से गयासुद्दीन तुगलक संदेशा भिजवाते हैं औलिया के पास कि मेरे दिल्ली पहुँचने से पहले आप दिल्ली से दूर चले जाएं या दिल्ली को खाली कर दें। तो वहाँ पे जो औलिया हैं वो ऐसा कहते हैं कि हुनूस या राजा अभी दिल्ली दूर है, और वाकई में ये दिल्ली नहीं पहुँच पाते हैं, रास्ते में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये उस समय के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इनको एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया, या इन दोनों लोगों के बीच में मनमुटाव रहा। बाकी जितने भी राइटर्स हैं वो मोस्टली तारीफ़ करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के शासन का या उनके कार्यों का। तो ये गयासुद्दीन तुगलक हैं जो कि राजा बने और इन्होंने तुगलक वंश की नींव डाली। इनके कई पुत्र थे और उनमें जो सबसे बड़ा पुत्र था उनका नाम जौना खां था, जो आगे चल कर के मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से राजा बनेंगे। और इन्हीं के नाम पर उनके जो भतीजे होंगे फिरोज़ तुगलक, वो जौनपुर नगर की स्थापना करेंगे। तो जौना खां एग्ज़ाम में आता है कि किस शासक का बचपन का नाम या वास्तविक नाम जौना खां था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम जौना खां था, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के सबसे बड़े बेटे थे। ये राजा बन जाते हैं गयासुद्दीन तुगलक। और इन्हीं के शासनकाल में आप देखेंगे कि दक्षिण के जो क्षेत्र हैं उनको विजित करके सल्तनत में मिलाने का काम किया गया था, क्योंकि इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण का विजय तो हुआ, आपने देखा था रामेश्वरम तक का जो क्षेत्र है वो जीता था मलिक काफूर ने, और सबको दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया था। हर साल सारे राजा अपने यहाँ का जो निर्धारित राजस्व है वो दिल्ली को भेजा करते थे, समय समय पर नजराना उपहार भी भेजा करते थे, और अपने यहाँ सुल्तान के सिक्के या उनके नाम के खुतबे वगैरह भी लोग पढ़वाते थे। यह एक तरीके से कहीं काफ़ी मित्रवत संबंध हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सबके साथ अच्छा व्यवहार किया था, लेकिन उन्होंने उन सारे साम्राज्यों को दिल्ली में मिलाया नहीं था, सिर्फ उनको अधीनता स्वीकार करने के बाद और उनसे पैसे वसूलने के बाद उन्हें छोड़ दिया था, या स्वतंत्र रूप से काम करने दिया था, सिर्फ अधीनता स्वीकार करने को विवश किया था। लेकिन जो गयासुद्दीन तुगलक हैं ये दक्षिण में क्षेत्र विस्तार करना शुरू करते हैं, यानी कि उसे सल्तनत में मिलाना शुरू करते हैं। और इसी क्रम में अपने पुत्र जौना खां को ऑर्डर देते हैं कि आप जाएं और देवगिरी यानी कि वारंगल पर आक्रमण करें। और वारंगल के क्षेत्र को जौना खां ने जीता था। इसके अलावा देवगिरी के क्षेत्र को भी जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जीता था, और इन क्षेत्रों को जीतने के बाद दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए कि किस शासक ने पहली बार साउथ के या किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने साउथ के राज्यों को विजित किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मलिक काफूर ने। लेकिन किस शासक ने दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, तो ये गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया था या उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया था पूरी तरह से, तो इम्पॉर्टेंट है। इनके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का काफ़ी विस्तार हुआ। और इनके शासनकाल में आप देखेंगे जो बंगाल है, बिहार है, वह शांत क्षेत्र रहता है। इस पर भी आक्रमण करके ये दिल्ली में मिलाना चाहते हैं या अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो बंगाल बिहार का क्षेत्र है ये हमेशा अशांत रहता है। किसी भी शासक के शासनकाल में आप देखेंगे तो यहाँ पर विद्रोह होते ही होते हैं, और ये हमेशा से था और आज भी ये बना हुआ है। इनके शासनकाल में भी ऐसा हुआ, और उसी को दबा करके या उसी को समाप्त करके जब ये वापस लौट रहे थे, तो माना जाता है कि इस खुशी में इनके पुत्र जौना खां ने रास्ते में इनके लिए लकड़ी का एक महल बनवाया था, और उस महल में सबसे पहले हाथियों का परेड होना था, यानी कि हाथियाँ अपना जो है कर्तव्य या अपनी एक्टिंग दिखाने वाली थी। और उसी दरमियान भगदड़ मचने की वजह से जो महल था लकड़ी का वो ढह गया था, जिसके नीचे दबने से जो गयासुद्दीन तुगलक है इनकी मृत्यु हो जाती है। उस पर भी विद्वानों का अलग अलग मत आता है। जो बर्नी है वो कहते हैं कि ये जो महल था ये हाथियों की धक्का लगने की वजह से गिरा था, लेकिन एक दूसरे जो हैं उस समय के राइटर वो कहते हैं कि नहीं, ये साजिश थी, और जौना खां ने सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने पिता को मारने के लिए ये चाल जो है चला था। तो इस तरह के भी स्टेटमेंट आते हैं जो है मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो ये हैं गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने जो है तुगलक वंश की स्थापना की है, और इस तरह से उन्होंने किस तरह साम्राज्य विस्तार किया। क्योंकि जब ये राजा बनते हैं तो काफ़ी जो अस्त व्यस्त था पूरा सल्तनत। उसके पहले आप जान रहे मोहम्मद शाह बहुत ही कमज़ोर शासक थे, और उन्होंने खुद ही खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी, और खलीफा
को नाम मात्र का रखा था, इसलिए खलीफा काफ़ी नाराज़ भी चलते थे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस राजा ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, तो मुबारक शाह खिलजी ने किया था। और उसके बाद खुसरो आते हैं, इनका भी शासन आप देखे थे कि 5-6 महीने से ज़्यादा नहीं चल पाया था। तो उस दरमियान जो सल्तनत के बहुत सारे क्षेत्र हैं वो स्वतंत्र हो गए थे या वहाँ पे अव्यवस्था फैल गई थी। उन सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने का काम किया गयासुद्दीन तुगलक ने, और इन्होंने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना भी की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे बच्चों, एग्जाम में आता है। तो इनके बारे में इतने सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, वही सारा यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये बंगाल विजय ही है, जिसको करने के बाद वो जब वापस लौट रहे थे तो ये तुगलकाबाद नामक नगर भी बसाया। और उसके बाद आप जो इनकी मृत्यु हुई थी गयासुद्दीन तुगलक की, रास्ते में ही हाथियों का जो लकड़ी का महल था उसमें भगदड़ मचने की वजह से हुई थी। तो इनके बारे में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। अब हम मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ेंगे, क्योंकि इनके बारे में भी बहुत कुछ हमें पढ़ना है और सबसे ज़्यादा इन्हीं के बारे में पढ़ना है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल से बनते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं, वो मैंने आपको बताया कि उसे ज़रूर देखिएगा। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, जिनका जो शासनकाल है आप देखेंगे 1325 से 1351 का है। आप देख सकते हैं लगभग ये 25 से 26 वर्षों तक शासन करते हैं। इनकी जो पिता हैं उनकी मृत्यु होने के बाद ये सबसे बड़े पुत्र थे और सबसे योग्य थे, और सल्तनत के या कहिए पूरे दिल्ली सल्तनत के सबसे विद्वान शासक भी माने जाते हैं। इनके पास आप देखेंगे ज्योतिष का भी ज्ञान था, नक्षत्र का, और अलग अलग क्षेत्र की जो भाषाएं हैं कई भाषाओं का भी ज्ञान था। ये सबसे विद्वान व्यक्ति थे या सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। लेकिन इनके बारे में अलग अलग तरह की बातें लोग कहते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि उनके अंदर कुछ पागलपन का अंश था, और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वो विद्वान पागल शासक थे, क्योंकि इन्होंने जो नीतियाँ बनाई थी वो काफ़ी जो है दूरगामी थी। अगर वो अच्छे से लागू हो जाती तो इतिहास में ये बहुत प्रसिद्ध और बुद्धिमान शासक के रूप में सामने आते। लेकिन इन्होंने अपनी नीतियों को लागू तो किया और समय के साथ बहुत ही बढ़िया सोच थी इनकी, बहुत आगे की सोच रखते थे, लेकिन ये इसे लागू नहीं कर पाए। यानी कि कोई नीति बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण आप उसे किस तरह से लागू करते हैं ये होता है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लगाई तो उसे इतना कठोरता से लागू भी किया कि वो सक्सेस हुआ। अगर वो ये ना कर पाते तो इतिहास में आज प्रसिद्ध ना होते अपने बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए। तो इसीलिए जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं इन्होंने नीतियाँ तो बहुत अच्छी बनाई थी, जो कि एक बहुत ही बुद्धिमान शासक ही सोच सकता था, लेकिन उन नीतियों को ये लागू नहीं करा पाए, इनकी नीतियाँ सक्सेस नहीं हुई, इसलिए इतिहास में इन्हें पागल शासक के रूप में लोग संबोधित करते हैं। तो हम जानेंगे इनके बारे में कि आखिर क्या बात है, क्यों ऐसी बातें करते हैं लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। चलिए ध्यान देते हैं बच्चों क्या क्या है इनके बारे में। तो इनका आप देखेंगे कि 1325 ईस्वी में जौना खां ने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान जो है ये बनते हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये 200 ग्रेन का एक सिक्का चलाते हैं। एग्जाम में आता है कि दिनार किसने चलाया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दिनार चलाया था, और इस बात का उल्लेख इब्न बतूता करते हैं। ये भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। और इब्न बतूता किस देश के थे, तो ये मोरक्को के निवासी थे, और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो रेहला लिखी थी। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, आए कहाँ थे, तो ये आए थे मोरक्को से। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इन्होंने लिखा था रेहला। और ये जब आए थे तो दिल्ली में इन्हें मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी भी बनाया था, तो इम्पॉर्टेंट है ये काजी भी रहे थे, ये बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने ही कहा था कि जो ये तुगलक वंश के शासक हैं मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने दिनार नामक सोने का सिक्का चलाया था, और ये 200 ग्रेन का था, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 140 ग्रेन का एक चांदी का सिक्का भी मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था, और जिसका नाम अदली था। एग्जाम में आ सकता है कि अदली क्या था, तो एक सिक्का था और ये चांदी का सिक्का था और 140 ग्रेन का था। इम्पॉर्टेंट है इनके शासनकाल से जुड़े हुए जो है अदली और दिनार। इसके पहले आपने देखा था इल्तुतमिश ने जीतल का आपने देखा था और टंका चलाया था। टंका जो था वो चांदी का था और जीतल जो था वो तांबे का था, और यही टंका आगे चल करके बलबन के शासनकाल में सोने का भी हो जाता है, तो ये भी ध्यान देंगे बच्चों, टंका काफ़ी फेमस है। इसके अलावा आप देखेंगे इन्होंने और क्या किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, कृषि भूमि के आकलन हेतु रजिस्टर तैयार करवाया था।
ये एग्ज़ाम में आता है कि कृषि भूमि की आकलन के लिए किसने सबसे पहले रजिस्टर बनवाए थे या रजिस्टर तैयार करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ही हैं जिन्होंने कृषि भूमि के आकलन के लिए रजिस्टर बनवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप देखेंगे इन्होंने और कौन कौन से काम किया है, तो राजधानी परिवर्तन, आप जानते हैं अपने इस कार्य के लिए बहुत ज़्यादा जो है उनका मजाक उड़ाया जाता है और इसके पीछे अलग अलग विद्वान अलग अलग बातें कहते हैं। जो बर्नी है वो कहते हैं कि इन्होंने राजधानी परिवर्तन इसलिए किया क्योंकि जो राजधानी है वो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पड़ता है और पश्चिमोत्तर से ही ज़्यादातर आक्रमण होते हैं, खास करके मंगोलों का आक्रमण बराबर होता रहता है और एक खतरा बहुत ही ज़्यादा रहता है। आसानी से लोग दिल्ली तक पहुंच जाते हैं और राजधानी असुरक्षित रहती है। दूसरा उन्होंने कहा बर्नी ने कि एक तो ये साइड में है और दूसरा साम्राज्य बहुत बड़ा है यानी कि दक्षिण तक है और वहाँ तक पकड़ बनाना मुश्किल होता है। जब उत्तर में आइए तो दक्षिण के राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं और दक्षिण में जाइए तो उत्तर में लोग विद्रोह करने लगते हैं और ऐसे में अगर राजधानी बीच में आ जाए यानी कि देवगिरी या जिसको दौलताबाद कहा जाता है, जो कि आप देखेंगे कर्नाटक महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ता है, अगर यहाँ पे हो जाएगा तो मध्य में हो जाएगा तो आक्रमणकारियों से भी सुरक्षित रहेगा और प्लस बीच में होगा तो सारे क्षेत्रों में नियंत्रण भी कर पाएगा। और बर्नी का कहना है कि इसी वजह से जो मोहम्मद बिन तुगलक है उन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था। लेकिन जो इब्न बतूता हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो शासक हैं उनको दिल्ली के जो नागरिक हैं वो बहुत उल्टी सीधी जो है चिट्ठी लिखा करते थे, पत्र लिखा करते थे और सुल्तान को बहुत ज़्यादा गाली वगैरह दिया करते थे, अपमानित करते थे, जिसकी वजह से नाराज़ होकर के तुगलक ने उन सबको सबक सिखाने के लिए ऐसा निर्णय लिया था। तो ये कितना सच है पता नहीं। जो इसके अलावा आप जो देखेंगे जो बर्नी हैं वो कहते हैं कि जब ये कठोरता से लागू किया गया तो दिल्ली में एक भी जो बिल्ली या कुत्ते या ऐसे कोई जानवर बचे ही नहीं थे। पूरी दिल्ली उजड़ गई थी, कुछ भी नहीं था वहाँ पर और सुल्तान ने वहाँ से सभी को आदेश दे दिया था साउथ में जाने के लिए, जिसकी वजह से दिल्ली जो है पूरी तरह से वीरान पड़ गई थी। और फरिश्ता कहते हैं कि जब राजधानी परिवर्तन के खबर के बाद यानी कि आदेश देने के बाद जब लोग चले गए तो जांच कराया गया और वहाँ पर एक लंगड़ा और एक अंधा व्यक्ति मिला था। तो फरिश्ता के अकॉर्डिंग जो है वो कहते हैं कि जो अंधा था उसको मार दिया गया और जो लंगड़ा था उसको घोड़े के पीछे बांध करके दौलताबाद तक घसीटा गया था। ऐसी भी बातें करते हैं विद्वान कि ऐसा भी किया गया था। आप ये तो पता नहीं, लेकिन जो पढ़ा हुआ है या जो किताबों में लिखा मिलता है वही बातें आपको बताई जाती हैं। तो ऐसा राइटर्स ने लिखा है कि उन्होंने ऐसा किया था। ये जो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन की बात थी, अगर सोच ये थी कि जो है सुरक्षा की दृष्टिकोण से किया गया था तो बहुत ही बढ़िया सोच था और ये अगर बढ़िया से लागू किया गया होता तो प्रॉब्लम नहीं होती। विद्वानों ने इसमें जो है जो बातें कही हैं कि क्या कमी रही इसमें, तो इसमें कहा गया है कि जो राजा हैं उन्हें राजधानी परिवर्तन करना चाहिए था, बढ़िया था ये निर्णय, लेकिन उन्हें अपने कुछ प्रशासनिक अधिकारियों या अपनी फैमिली के साथ और अपना जो दरबार है राजकोष है उसे ले जाना चाहिए था देवगिरी या दौलताबाद। पूरी जनता को दिल्ली खाली करने का ऑर्डर नहीं देना चाहिए था, यानी कि आम लोग रहते मेन जो चीज़ें हैं प्रशासनिक कार्य है वो चीज़ें ट्रांसफ़र करनी चाहिए थी, या अगर वो ट्रांसफ़र किए ही सबको तो पहले दक्षिण में व्यवस्था करना चाहिए था सबके रहने खाने पीने जीने का, उसके बाद धीरे धीरे करके सबको वहाँ पे ले जाते। अचानक से एक नई जगह इतनी बड़ी जनता पहुँचेगी तो उसको रहने का खाने का पीने का व्यवस्था नहीं हो पाएगा और ये दूरी भी बहुत ज़्यादा है दिल्ली से दौलताबाद का, इतनी लंबी दूरी तय करना इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए आसान नहीं था। बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चे और मवेशी इन सारी चीज़ों को लेकर के दिल्ली से दौलताबाद जाना, फिर वहाँ जाने के बाद ना कोई रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना, ऐसे में लोगों के साथ कितना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा। कितने लोग तो रास्ते में भूखे मर गए, प्यास से मर गए और व्यवस्था ना होने की वजह से मर गए। तो ये नीति जिन्होंने निर्णय लिया ये बुरा नहीं था, बहुत ही अच्छा था। तत्कालीन राजाओं से कहीं आगे की सोच थी, बहुत ही अच्छा होता अगर वहाँ पे राजधानी ट्रांसफ़र हो जाती। लेकिन उन्होंने जो जनता को वहाँ जाने के लिए ऑर्डर दे दिया और कहा कि जल्द से जल्द दिल्ली को खाली करे, ये उनका फैसला गलत था। इसी वजह से इनका जो राजधानी परिवर्तन है ये बेकार हो गया। बहुत सारे लोग रास्ते में मरी गए और जो लोग पहुँचे भी वो भी ज़्यादा दिन वहाँ रह नहीं पाए क्योंकि उनका घर बार और सारी चीज़ें तो दिल्ली में छूट गई थी और धीरे धीरे करके सारे लोग फिर से वापस दिल्ली आने लगे और शासक को भी लौट के दिल्ली ही आना पड़ा या यहीं से काम करना शुरू करना पड़ा। तो ये अपने आप में बहुत ही फ्लॉप रहा उनका जो निर्णय था राजधानी परिवर्तन का। इसी वजह से लोग हमेशा इस बात का जो है आप देखेंगे उदाहरण भी देते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक हैं क्या आप जो इस तरह से करते हैं। तो ये था राजधानी परिवर्तन। दूसरा है सांकेतिक मुद्रा।
इसी को प्रतीक मुद्रा भी कहते हैं। ये जो इन्होंने प्रयोग किया था, ये पहले व्यक्ति नहीं थे दुनिया में जिसने सांकेतिक मुद्रा चलाया था या प्रतीक मुद्रा चलाया था। इसके पहले चीन के कुबलाई खां और एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तरह का काम किया था। तो इम्पॉर्टेंट है कि जो चीन के कुबलाई खां हैं उन्होंने भी इस तरह की मुद्रा चलाई थी, और इसके अलावा एक और व्यक्ति हैं, इन दोनों लोगों ने जो इस तरह की मुद्राएं चलाई थी, जो कि आप देखेंगे ईरान के जो हैं कैखुत, ये कैखुत नाम है, तो इम्पॉर्टेंट है कैखुत, इन्होंने भी ऐसा किया था। तो ये दो लोग हैं जो इनके पहले ही सांकेतिक मुद्राएं चला चुके हैं। एक है चीन के कुबलाई खां और दूसरे हैं ईरान के कैखुत। इन्हीं से प्रेरणा लेकर या इन्हीं से प्रेरित होकर के जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं वो सोचते हैं कि हम भी चलाएं ऐसी मुद्राएं। और उस समय के जो इतिहासकार हैं वो ये भी कहते हैं कि उस समय जो विश्व का बाज़ार था या जो भी मार्केटिंग थी वहाँ पर चांदी की कमी हो गई थी और ज़्यादातर जो मुद्राएं थी वो चांदी में थे। ऐसे में जो धातु है चांदी का, इसकी कमी होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है और जो यहाँ के धातु के सिक्के थे उनकी कमी होने लगती हैं। उस कमी की पूर्ति के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने रास्ता अपनाया था और उन्होंने कहीं मिलता है कि तांबे का सिक्का चलाया था जो सांकेतिक है, और कहीं मिलता है कि वो कांसे का सिक्का था। तो जो भी था, कांसा या तांबा, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि कांसे का था, उसका इन्होंने नया सिक्का चलाया ताकि जो चांदी की कमी है उस कमी से बाहर निकला जा सके या उस परेशानी से बाहर निकला जा सके। और इस जो सांकेतिक मुद्रा था इसकी जो वैल्यू था ये भी उतना ही रखा गया था जितना कि चांदी के टंके का होता है। लेकिन जो लोग थे वो इस नई मुद्रा पर भरोसा नहीं कर पाए और उन्होंने हमेशा सामान खरीदने के लिए जो सांकेतिक मुद्रा था उसका प्रयोग किया, लेकिन जहाँ पे उन्हें चांदी के पैसे की जो है ज़रूरत पड़ती थी या मिल जाता था तो उसे वो दबा लेते थे या घरों में रख लेते थे, क्योंकि उन्हें कुछ ज़्यादा ही चांदी और सोने से लगाव था। उन्हें लगता था कि ये मतलब जो है हमें रखना चाहिए अपने पास, तो लोग ऐसी मुद्राओं को रख लेते थे और जो सांकेतिक मुद्राएं थी वही प्रचलन में थी। और प्रॉब्लम क्या हुआ था, यहाँ पे जो राजा सिक्का चलाते हैं उस पर कोई सरकारी चिन्ह नहीं लगाते हैं या ऐसा कोई व्यवस्था नहीं करते कि उसका कोई जाली सिक्का ना चलाए या कोई जालसाजी ना करे। तो इसी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। जो बरनी है वो कहते हैं कि उस समय के जितने भी हिंदू ज़मींदार थे या जो हिंदू नवाब थे उन सभी के घर जो है वो टकसाल बन गए थे, यानी कि सभी के घरों में जाली सिक्के बनने लगे थे, क्योंकि जो सिक्का चलाया गया था उस पर कोई राजकीय चिन्ह नहीं था, उस पर कोई ऐसा मतलब जो है डिज़ाइन या लोगो नहीं बनाया गया था जिससे लोग उसका नकल ना कर सके। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि लोग बड़े पैमाने पे नकली सिक्के की ढलाई शुरू कर देते हैं और इतना ज़्यादा मार्केट में पैसा आ जाता है कि लोग अब उस पैसे को लेना ही बंद कर देते हैं, उस पर भरोसा नहीं रह जाता लोगों का। और जब मोहम्मद बिन तुगलक देखते हैं कि मार्केट में लोग उस पैसे को ले ही नहीं रहे हैं, लेन देन नहीं हो रहा, मार्केट में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो जनता से कहते हैं कि ठीक है, आप लोग वो सारी मुद्राएं ला करके राजकोष में जमा करें और राजकोष से आप चांदी का टंका ले जाएं। और माना जाता है कि जो जनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता में आप जानते हैं अमीर वर्ग ही हर चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, गरीबों के पास तो इस तरह की व्यवस्थाएं होती नहीं हैं। तो वो बड़े पैमाने पे नकली जो सिक्के हैं उसकी छपाई कर लेते हैं और महल के सामने ले जा करके उसको गिराते रहते हैं और राजकोष से चांदी का टंका लेते रहते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि महल के सामने एक ढेर सा बन गया, एक बहुत ऊंचा पहाड़ सा जो पूरे सांकेतिक मुद्राओं का था, और राजकोष का सारा पैसा उसके बदले में चांदी का टंका देने में चला गया और जो राजकोष था वो खाली हो गया। इसीलिए इनकी जो ये नीति थी सांकेतिक मुद्रा की ये भी फ्लॉप हो जाती है और ये मजाक के पात्र बन के रह जाते हैं, जबकि इनकी जो सोच थी वो बहुत अच्छी थी। इसके पहले विश्व के 2 शासकों ने इस तरह का काम किया था, तो इन्होंने भी अपने यहाँ चांदी की कमी की पूर्ति करने के लिए इस तरह का काम किया। लेकिन मुद्रा पे कोई राजकीय चिन्ह ना होना और उस पर नियंत्रण ना होना सबसे बड़ी परेशानी हुई, जिसकी वजह से ये इनकी नीति भी फ्लॉप हो गई। इसके बाद जो है वो इन्होंने क्या किया है, तो द्वाब में कर वृद्धि का काम किया है। और ये जो द्वाब का क्षेत्र है सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र हुआ करता था, गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र। यहाँ पर जो कर है ये बढ़ा करके 50% कर देते हैं, क्योंकि राजकोष खाली हो चुका था और राजकोष में और भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, जिसकी पूर्ति के लिए जो द्वाब वाला क्षेत्र है वहाँ पर इन्होंने 50% तक टैक्स बढ़ा करके कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय द्वाब का जो क्षेत्र था वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था, यानी कि उत्पादन नहीं हुआ था। ऐसे में जो जनता है वो पहले से ही परेशान थी, उसे खुद सरकार के मदद की ज़रूरत थी और ऐसे में जो गवर्नमेंट है वो जनता से पैसे वसूलने पहुँच गई।
जो सैनिक हैं उन्होंने जनता के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया या उनसे पैसे ज़बरदस्ती लेने लगे, जिसकी वजह से जो जनता है वो विद्रोह कर देती है और इतना ज़्यादा विद्रोह हो जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक उसे दबाने में असमर्थ होने लगते हैं। यहाँ तक वो कहते हैं कि मेरा जो साम्राज्य है वो पूरी तरह से बीमार हो गया है, और अगर सर की दवा करो तो पैर में दर्द होता है, पैर की दवा करो तो हाथ में दर्द होने लगता है। कुछ इसी तरह का आलम हो गया है। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है साम्राज्य में कि कहीं एक जगह विद्रोह दबाइए तो दूसरी जगह भड़क उठ रहा है। तो जो शासक हैं वो अपनी जनता से काफ़ी परेशान हैं और जो जनता है वो अपने शासक से काफ़ी परेशान है। उन्होंने जो सोचा था कि द्वाब में उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ से हमें मिल जाएंगे और राजकोष में जो कमी है वो पूरी होगी, वो चीज़ उन्होंने गलत टाइम पे लागू करी जब वहाँ पे सूखा था और जनता पहले से परेशान थी। इसलिए इनकी जो नीति है इसे भी माना जाता है ये जो है फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि जो सैनिक है उसको वसूल करने के लिए क्रूरता बरतने लगते हैं लोगों के साथ, और जब लोगों के साथ जाति होती है तो जाहिर सी बात है विद्रोह तो भड़केगा ही, और यहाँ पे विद्रोह भड़क जाता है। ये जो तुगलक है इनके बारे में लोग कहते हैं कि बहुत क्रूर थी। इनके महल के किनारे से खून की नालियाँ बहा करती थी, इतनी ज़्यादा लोगों की हत्याएँ करते थे ये। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि ये हिंदुओं के होली दीपावली जैसे त्योहारों में भाग लेते थे, और जनता को जब भी कोई प्रशासन में नियुक्ति करना होता था तो भेदभाव नहीं करते थे। कोई किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, अगर वो योग्य है तो उसे वो सारे पद दिए जाते थे। इन सारी चीज़ों का ये ध्यान रखते थे। लेकिन कहीं कहीं इनकी जो है बात की जाती कि ये बहुत क्रूर भी थे। तो इनका जो नीति था कर वृद्धि का, ये भी जो है वो फ्लॉप हो गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, तो कृषि की उन्नति का प्रयत्न किया, और उसके लिए इन्होंने क्या किया, तो कृषि की उन्नति के लिए तुगलक ने नए कृषि विभाग दीवान-ए-कोही की स्थापना की। एग्जाम में आता है बच्चों कि दीवान-ए-कोही की स्थापना किस शासक ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, कृषि में ऋण देने की प्रथा शुरू की, यानी कि जो किसान हैं उन्हें ऋण दिया जाए, अग्रिम पैसे दिया जाए ताकि वो कृषि में निवेश कर सके, अनाज या बीज ले सके और जो है उगा सके फसल को। और उस ऋण को तकाबी कहा जाता था। इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आया है कि किसानों को दिया जाने वाला ऋण क्या कहलाता था सल्तनत काल में, तो ये तकाबी कहलाता था, जो किसानों को उनकी मदद के लिए दिया जाता था। इसके अलावा इन्होंने ही सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों के सहायतार्थ अकाल संहिता तैयार करवाई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अकाल संहिता तैयार करवाने वाला कौन सा शासक था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। अकाल संहिता जो है तैयार करने वाला जो राजा है वो कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक है। इसके अलावा एक काम और इन्होंने किया है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इन्होंने सस्यावर्तन प्रणाली लागू किया था। सस्यावर्तन प्रणाली क्या होता है बच्चों, ये आज भी हम अपनाते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया इनका सोच था। यानी कि जो हम अंतरा फसलीकरण, या जब हम कोई फसल उगाते हैं तो उसके बाद फिर एक फली का फसल उगाते हैं, उसके बाद फिर से हम जो है गेहूं का फसल या कोई भी फसल उगाते हैं, तो ऐसा फसल जो मिट्टियों में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा दे या उसकी उर्वर क्षमता को बढ़ा दे, ऐसी फसल अगर बीच बीच में लगा दिया जाए थोड़े टाइम के लिए, तो जो मिट्टी की उर्वर क्षमता है वो बढ़ जाती है और फसल भी अच्छे होते हैं। तो इस तरह की जो प्रणाली है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी शुरू किया था। सस्यावर्तन प्रणाली इसको कहते हैं। यानी कि जो फसल है, एक फसल के बाद फिर फली वाली फसल, उसके बाद फिर खाद्यान्न फसल या नकदी फसल बोया जाए, बीच में एक फली वाली फसल हो जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करे। तो ये प्रक्रिया भी इन्होंने ही शुरू किया था। इन्होंने तकाबी देना शुरू किया था। इन्होंने दीवान-ए-कोही की शुरुआत की थी। इन्होंने अकालग्रस्त लोगों के लिए सहायतार्थ संहिता भी बनवाया था। इन्होंने कृषि का रजिस्ट्री भी करना शुरू करवाया था। तो ये बहुत ही बेहतर वर्क कर रहे थे और हर क्षेत्र में बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे काम इनके नहीं सक्सेस हुए, जिसकी वजह से ये फ्लॉप माने जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है बच्चों। इसके अलावा आप देखेंगे कि इन्होंने और क्या किया है, तो इनके समय में एकमात्र मंगोल आक्रमण हुआ है, और ये जो आक्रमण हुआ है ये 1328 से 29 में हुआ था। और इसके जो नेतृत्वकर्ता या लीडर थे ये तर्मासिरीन थे। इम्पॉर्टेंट है, एक बार इनके शासनकाल में मंगोल आक्रमण हुआ है तर्मासिरीन के नेतृत्व में, 1328 से 29 में हुआ था। इम्पॉर्टेंट है ये। इन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए भी कुछ काम किया है, उसमें भी कुछ काम इनके सक्सेस रहे और बाकी इनके फ्लॉप रहे, जिसमें आप देखेंगे खुरासान अभियान, ये काफ़ी फेमस है। ये जो खुरासान अभियान है ये मध्य एशिया का अभियान था। चूँकि मंगोल काफ़ी समय से आतंक मचा रखे थे, लेकिन धीरे धीरे अब इनका खात्मा हो रहा था, पतन हो रहा था, और इनके पतन के बाद मध्य एशिया में एक शून्य की स्थिति आ गई थी। और जिस स्थिति का फ़ायदा उठा करके जो मोहम्मद बिन तुगलक है मध्य एशिया पर अधिकार करना चाह रहे थे,
और उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी सेना का गठन कर लिया और उनको 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया। और जब ये सारी चीज़ें वो कर करके रेडी होते हैं कि अब हम आक्रमण करेंगे, तो जो मध्य एशिया की राजनीति है वो फिर से बदल जाती है और वहाँ पे आक्रमण करने की स्थिति नहीं रह जाती है। ऐसे में इतनी बड़ी सेना का भरण पोषण बैठा करके करना और इतने बड़े पैमाने पर उनको वेतन देना मुश्किल होने लगा और आगे चल करके इन्होंने उस सेना को भंग कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें सैनिकों का भी विरोध झेलना पड़ा। और दूसरे इस चक्कर में राजकोष खाली हो गया, क्योंकि ये फिजूल खर्ची था, राजकोष में जो धन था वो भी चला गया। सैनिक भी नाराज़ हुए कि उन्हें एक बार सैनिक के रूप में नियुक्त किया गया और फिर उन्हें हटा दिया गया। तो इन्हीं सारी नीतियों की वजह से इन्हें और भी ज़्यादा आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा है कि वहाँ पे किस तरह से आ गई थी स्थिति, मंगोल समाप्त हुए थे तो ये चाहते थे कि अभियान करें और इसी के लिए इन्होंने 3,70,000 सैनिकों की नियुक्ति कर दी थी। ये नए सैनिक थे, जो पुराने थे वो तो थे ही, इन्होंने नए सैनिकों को इतना भर्ती कर लिया 3,75,000 और इनको 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया। यानी कि बहुत ही हैवी अमाउंट इन्होंने सैनिकों को वेतन के रूप में दे दिया 1 साल पहले ही, और वो युद्ध भी नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ और नुकसान अलग से हुआ, विद्रोह अलग से झेलने पड़े इन्हें। तो ये थी इनकी, ये नीति भी फ्लॉप रही। इसके बाद इन्होंने नागरकोट पर ही आक्रमण किया। ये जो नागरकोट है ये पंजाब का क्षेत्र था, यहाँ पर एक हिंदू शासक थे, उनके ऊपर ये आक्रमण करते हैं और आक्रमण करने के बाद उन्हें हरा देते हैं, लेकिन बाद में फिर उन्हें क्षमा करके उनका साम्राज्य वापस कर देते हैं। तो यहाँ से इन्हें कुछ खास फ़ायदा नहीं होता है। ये अभियान भी इनका काफ़ी जो है चर्चाओं में रहा, कराचल अभियान। ये अभियान जो है माना जाता है कि ये हिमाचल का जो क्षेत्र है वहाँ कुमाऊँ वाले क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी कहा जाता है कि जो साम्राज्य के विद्रोही तत्व हुआ करते थे वो जब भी कुछ सरकार की तरफ से दंड मिलता था तो भाग करके इन्हीं पहाड़ी राज्यों में चले जाया करते थे और वहाँ से इन्हें वापस प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता था, जिसकी वजह से जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं ये इन राज्यों को अपने अधीन करना चाहते थे ताकि जो विद्रोही भागते हैं वो इन्हें शरण ना मिल पाए। इसके अलावा ऐसा भी कुछ विद्वान कहते हैं कि ये चीन पर भी आक्रमण करना चाहते थे और ऊपर के क्षेत्रों पर अपना अधिकार करना चाहते थे, लेकिन जिन सैनिकों को यहाँ भेजा गया ये ठंडक का मौसम था और वहाँ का जो जलवायु है, जो मौसम है वो हमारे सैनिकों के अनुकूल नहीं था और वहाँ जाने के बाद बहुत सारे सैनिक जो है वो ठंड से या बर्फ़ में दब गए और मार दिए गए और बहुत बुरी हार जो है मिली मोहम्मद बिन तुगलक को। सैनिक भी बहुत ज़्यादा मरे और धन की भी क्षति हुई और इस वजह से यहाँ पे सफलता भी ना मिलने का कारण है कि इनका जो मजाक है बन जाता है कि ये जो भी काम करते हैं बिना सोचे समझे ही कर लेते हैं और ऐसी जगह पे इतने बड़े पैमाने पे सैनिकों को भेजना नहीं चाहिए था जो हमारे सैनिकों के अनुकूल नहीं था, या वहाँ की स्थिति का पहले जायज़ा लेना था और देखना था कि हमें वहाँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इनकी ये नीति भी फ्लॉप हो जाती है, ये भी एक रीज़न है जो इतिहास में लोग इन्हें मूर्ख कहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे दक्षिण भारत का अभियान, इन्होंने दक्षिण भारत में भी अभियान किया था बहुत सारा और उसमें आप देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण पहले से ये क्षेत्र थे वो विजित कर चुके थे, खास करके वारंगल का क्षेत्र, देवगिरी का क्षेत्र, छोटे मोटे जो क्षेत्र थे उनको जीतने के लिए इन्होंने दक्षिण में बाद में आक्रमण भी किए और कुछ हद तक इनको सफलता भी मिली। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादातर सीक्वेंस पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के का जो कार्यक्रम है उनका सही क्रम क्या है। तो ये सीक्वेंस IAS में भी आ चुका है और ये PCS का भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, राजधानी परिवर्तन किया था। दूसरे नंबर पे उन्होंने क्या किया, द्वाब में कर वृद्धि किया। तीसरे नंबर पे उन्होंने खुरासान का अभियान किया। चौथे नंबर पर उन्होंने सांकेतिक मुद्राएं चलाई और 5वें नंबर पर उन्होंने कराचिल का अभियान किया था। तो ये सीक्वेंस है, एग्ज़ाम में सीक्वेंस भी आता है इसलिए आप लोगों को सीक्वेंस भी देखना है। इसके अलावा जो तुगलक हैं इनके जो है शासनकाल में विद्रोह भी होने लगे क्योंकि इनकी बहुत सारी नीतियां जो है वो फ्लॉप होने लगी और लोगों को प्रॉब्लम होने लगी और जनता जो है नाराज़ होने लगी और इसकी वजह से इन्हें बहुत सारे विद्रोह का सामना भी करना पड़ा, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है। खास करके उलेमा वर्ग को सरकारी नियंत्रण में लाने का काम किया इन्होंने, क्योंकि जो उलेमा थे वो नाराज़ चल रहे थे इनसे और उनको प्रसन्न करना इनके लिए ज़रूरी था और उनको प्रसन्न करने के लिए भी इन्होंने बहुत सारी नीतियाँ चलाई थी और जिसकी वजह से माना जाता है कि ये विद्रोह था जिसको इन्होंने शांत किया किसी तरह। दूसरा, अमीर एवं इक़्तिदारों पर प्रशासनिक नियंत्रण को बढ़ाना, क्योंकि इसके पहले जो गयासुद्दीन तुगलक हैं
वो थोड़े उदार थे या उतना बढ़िया से नियंत्रण नहीं कर पाए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अभी और नियंत्रण की जो है ज़रूरत थी और इसको बढ़ाने के लिए भी इन्होंने प्रयास किया और जितने भी अमीर थे और इक़्तिदार थे उनके ऊपर इन्होंने प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने का कोशिश किया। इसके अलावा द्वाब में अविवेकपूर्ण जो करारोपण हुआ जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा विद्रोह हुए और उसको दबाने में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और इन्हीं सारे विद्रोहों को दबाते दबाते ये बीमार हो जाते हैं और बीमार होने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु पर जो लेन पुल है वो बहुत ही एक तरीके से कहेंगे कटाक्ष किया है उन्होंने और वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं उन्हें अपनी जनता से और जनता को उनसे आज मुक्ति मिल गई। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स समझो जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने ही हैं। इसको बार बार रिवाइज़ कीजिएगा और मेहनत कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले क्लास में। थैंक यू।